उसके बाद देखिए यहाँ के जो सबसे मेन जो हम पढ़ते हैं जैसलमेर को, जैसलमेर का इतिहास पढ़ते हैं, जैसलमेर का वंश हम पढ़ते हैं, बाठी वंश हम जब पढ़ते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट जैसलमेर में पढ़ने वाली बात है यहाँ पे प्रसिद्ध ढाई साके। क्या है? यहाँ के प्रसिद्ध ढाई साके इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में सीधा सीधा टारगेट करता है यहाँ के ढाई साकों से संबंधित। देखिए अगर इसमें हम डिटेल से बात करेंगे तो ये चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत होगी कि किस प्रकार से यहाँ पे ढाई साके हुए, कब और किसके शासनकाल में हुए। अब देखिए आगे रावल जैत सिंह, ये इसके बाद शासक हुआ था जो कि रावल जैत सिंह या रावल जैत सिंह भी इसको कहा। ये भी ध्यान रखना यहाँ की शाखा के साथ साथ रावल और भी कहीं के शासक रावल लगाते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो मेवाड़ के जो शासक हुए हैं गुहिल वंश के शासक, वो भी अपने आगे नाम के आगे रावल लगाते थे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद वहाँ के शासक जब सिसोदिया लगाने लग गए थे, जब सिसोदिया राजवंश हुआ था तब वहाँ पे राणा लगाने लग गए थे, जैसे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। तो यहाँ पे भी वहाँ के शासक तो रावल लगाते थे, उसके साथ साथ यहाँ के शासक भी रावल अपने नाम पर लगाते थे, तो ये बात विशेष ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे जब शासक हुआ था, जब रावल जैत सिंह या रावल जैत सिंह, तो उस समय यहाँ दिल्ली के शासक भी हुआ था, वहाँ पे था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा भी था और वो वैसे उसका दामाद भी था, जो उसकी मृत्यु के बाद यानी खुद ही उसकी हत्या करने के बाद यहाँ पे दिल्ली का शासक बन जाता है अलाउद्दीन। इन्होंने अपने राज्य विस्तार की नीति आप पहले देखे होंगे, पुराने वीडियो आपने देखे हो तो आपको पता होगा। उसने 1301 में तो रणथंभौर का साका किया था, 1303 में उसने चित्तौड़गढ़ का साका करवाया, 1308 में उसने सिवाना बाड़मेर का साका करवाया और 1311 में उसने जालौर का साका करवाया। तो ये साके ऐसे आपसे प्रतीत हो रहा होगा कि आगे भी वो यही चाहता था कि अपने राज्य का विस्तार करे और नया साका करे। इसलिए यहाँ पे इसी प्रकरण में आप देख सकते हो इसने ये साके करते हुए आगे बढ़ता गया। तो इसी का प्रकरण देखते आपको लग रहा होगा कि इन्होंने फिर जैसलमेर पर ही आक्रमण किया साका करने के लिए और अपनी राज्य विस्तार की नीति अपनाने के लिए। तो यहाँ पे ऐसा बताते हैं कि 1308 के अंतर्गत, ध्यान रखना 1308 में तो सिवाना बाड़मेर में तो आक्रमण इसने करवाया था कमालुद्दीन गुरुग, जैसे हमने पढ़ा था। उसके बाद कमालुद्दीन गुरुग ने वहाँ पे दुर्ग को जीत लिया और जीतने के बाद वहाँ का नाम परिवर्तन भी किया गया था। बताइए आप कमेंट के माध्यम से उसका नाम क्या किया गया था, तो बताइए। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1308 में यहाँ पे भी एक आक्रमण करवाया गया था, जो कि वहाँ जब दुर्ग जीत लिया था उसके बाद जब सिवाना का दुर्ग जीता था कमालुद्दीन गुरुग ने, तो यहाँ पे भी इसके बाद आक्रमण किया गया था। 1308 के आसपास ही बताया जाता है। 1308 में यहाँ पे कमालुद्दीन गुरुग ने आक्रमण किया, किसके समय में? रावल जैत सिंह या रावल जैत सिंह के समय। लेकिन 2-3 बार कमालुद्दीन गुरुग का आक्रमण हुआ, लेकिन कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीत नहीं पा रहा था। उसके बाद ऐसा बताते हैं कमालुद्दीन गुरुग ने जब आक्रमण किया, जब वो नहीं जीत पा रहा था 1308 में, 2 से 3 बार उसने आक्रमण किया, नहीं जीत पा रहा था, तब वो क्या है, अलाउद्दीन एक नए जो अपने सेनापति है उसको भेजता है यहाँ पे, उसके नेतृत्व में, जिसका नाम है मलिक कफूर या मलिक काफूर। ये दोनों नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मलिक कपूर या मलिक काफूर नाम से एक व्यक्ति है जिसको भेजता है यहाँ पे, क्योंकि कमालुद्दीन 2-3 बार प्रयास से सफल नहीं हो पा रहा था, तब इसको भेजा गया। ये भी यहाँ पे सफल नहीं हुआ था। और इसके बाद दोबारा जब देखा गया कि अलाउद्दीन ये सोचा कि भाई अभी इसकी पार नहीं पड़ रही, तो वापस भेजते हैं कमालुद्दीन गुरुग को, क्योंकि इसने 1308 में भले ही 2-3 बार प्रयास किए हैं, लेकिन 1308 में इन्होंने जब वहाँ पे साका किया था, कहाँ पे, सिवाना में जब साका किया था, तो वहाँ पे भी अच्छी प्रदर्शन किया था, अच्छा विजय प्राप्त की थी। तो क्यों ना इस क्षेत्र का उसको ज़्यादा तजुर्बा है, तो एक बार और प्रयास करने के लिए भेजा जाए। तो कमालुद्दीन गुरुग को वापस भेजा गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तब यहाँ पे रावल जैत सिंह है जो मृत्यु हो जाती है इसकी पहले ही। तब यहाँ पे जो नया शासक बनता है मूलराज, और मूलराज जो फर्स्ट है, ये ध्यान रखना, मूलराज फर्स्ट है। और इसी के समय जो जैसलमेर का प्रथम साका होता है वो कब होता है, इसकी देखिए डेट आप विशेष ध्यान मत रखिए, 1312-13। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि आज तक आपने जितने भी, अगर आपके टीचर से भी आप पढ़े हों तो आपको पता होगा इसकी कंफर्म डेट ना तो कोई फिक्स बताता है, ना ही एग्जाम में ये पूछी जाती है। वो इसलिए नहीं पूछी जाती क्योंकि इसकी कंफर्म डेट आज तक किसी को नहीं पता है। अगर आपके एग्जाम में देखने को भी अगर इसकी डेट मिल जाती है, हालांकि नहीं मिलेगी, लेकिन मिल भी जाती है, तो वो ध्यान रखा, वो प्रश्न विवादित प्रश्न माना जाएगा, क्योंकि इसकी फिक्स डेट अभी तक नहीं है। अनुमानित ही माना जाता है कि 1312-13 के आसपास ये साका हुआ था, जो कि जैसलमेर का प्रथम साका है। इसमें बताते हैं
कि कमालुद्दीन गुरु जब यहाँ पे आया था तो यहाँ पे रावल जयसी तो खत्म हो गया था, यानी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो शासक बना था वो था मूलराज फर्स्ट। अब मूलराज फर्स्ट के समय कमालुद्दीन गुरु ने यहाँ पे आक्रमण किया, और आक्रमण के बाद बताते हैं कि यहाँ पे पुरुषों ने तो केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर किया था। तो ये संपूर्ण शाका माना जाता है। और संपूर्ण शाका, देखिए शाका आपने पढ़ा हो तो आपको पता हो, शाका उसे कहते हैं जिसमें जौहर भी हुआ हो और पुरुषों ने केसरिया भी किया। ये दोनों चीज़ें होती है तभी वो पूर्ण रूप से शाका माना जाता है। तो ये ऐसा शाका हो गया था। और ये चीज़ें जब आपको सुनने को, जो मैं बता रहा हूँ, तो ये स्टोरी आपको देखने को मिलेगी तारीख ए मासूमी। तारीख ए मासूमी एक ग्रंथ है जो कि फारसी है, फारसी ग्रंथ है। इसमें ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो कमालुद्दीन गुरु के यहाँ पे आक्रमण करने आया वो। तो ये हो गया पहला शाका, जो कि किसके शासनकाल में हुआ? मूलराज फर्स्ट के समय में। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो शासक बनता है वो दुर्जनशाल या फिर दूधा, इसको शॉर्ट नाम में दूधा कहा जाता है। तो दुर्जनशाल एवं दूधा। अब इसकी भी डेट देखिए, मैंने जैसे कहा कि इसकी प्रथम एंड सेकंड दो शाखे उन्हें, उसकी डेट फिक्स नहीं है, फिर भी अनुमानित मानते हैं कि 1352 या फिर 51 से 88 इसका बताते हैं। कई जगह मानते हैं कि इसका 51 से 70 के आसपास का शासनकाल रहा है। तो इसकी डेट पे फिक्स, मतलब ये आप टेंशन मत करो, छोड़ ही दो इस चीज़ को, क्योंकि ये आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगी। अगर मिलती भी है तो वो क्वेश्चन डिलीट होएगा 100%। तो 1352 के आसपास के मानते हैं शासनकाल के अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड शाखा हुआ था, वो हुआ था दुर्जनशाल या दूधा के समय। यहाँ पे दिल्ली का शासक था उस समय फिरोज शाह तुगलक। ये ध्यान रखना आप। तो ये दोनों ही प्रश्न जो है बनते हैं कि जैसलमेर का जो द्वितीय शाखा हुआ है उस समय जैसलमेर का शाखा हुआ था, तब वहाँ के शासक कौन था? तो वहाँ पे दूधा या फिर दुर्जनशाल है। और उस समय जब द्वितीय शाखा जैसलमेर का हुआ तब दिल्ली का शासक कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे भी फिरोज शाह तुगलक का आक्रमण होता है। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से शाखा होता है, पुरुषों द्वारा केसरिया किया जाता है और महिलाओं द्वारा यहाँ पर जौहर किया जाता है। तो ये दूसरा शाखा हुआ था वो दुर्जनशाल या दूधा के समय हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए तीसरा जो शाखा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा शाखा हुआ है वो रावल लूणकरण के समय हुआ है। और यहाँ पे जो तीसरा शाखा हुआ है वो अर्ध शाखा हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की डेट भी आपको याद रखनी, क्योंकि ये डेट फिक्स है कि 1350 के अंतर्गत ये शाखा हुआ है, जिसे अर्ध शाखा। अब इसको अर्ध शाखा क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसके पीछे स्टोरी है। एक अमीर अली खान नाम का एक शासक था जो कि कंधार शासक था। अब ऐसा बताते हैं इसमें जो तीसरा अर्ध शाखा हुआ है उसमें ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे जो तीसरा अर्ध शाखा हुआ है वो है अमीर अली खां के, जो कि कंधार शासक है। कंधार के शासन में रहते समय इसके भाइयों ने इसको देश निकाला दे दिया और इसको अपमानित करके यहाँ से भेज दिया। कहाँ से? कंधार से भेज दिया। वहाँ पे कंधार से जब आया तो पाकिस्तान होते हुए प्रवेश किस में? जैसलमेर में कर गया। तो वो जैसलमेर में जब प्रवेश करता है तो सबसे पहले जैसलमेर के शासक रावल लूणकरण के पास आता है और उससे क्षमायाचना करके उसके शरण में आता है। अब भारतीय परंपरा इन संस्कृति के अनुसार, जैसे कि हमने रणथंबोर में भी पढ़ा था कि उसमें उस रणथंबोर का शासक भी जो मोहम्मद शाह है उसको शरण देता है और शरण की वजह से वो अपना सब कुछ लुटा देता है। जिसमें हमने पढ़े थे हमीर देव के बारे में। तो हमीर देव में हमने पढ़ा था वो अपनी हमीर हट के, चंद्रशेखर की कृति है हमीर हट, उसमें भी हमने देखा था कि हमीर अपनी भारतीय संस्कृति के अकॉर्डिंग उसको क्या रख लेता है, अपने शरण में आए हुए की रक्षा करता है और इसी की वजह से अपना संपूर्ण राज्य, संपूर्ण जनता और अपना संपूर्ण राजपाट के साथ साथ अपने जीवन को भी न्योछावर कर देता है उस शरणागत आए हुए की वजह से। तो उस समय मोहम्मद शाह था, यहाँ पे अमीर अली खां तो ये था जो शरण में आया था। भारतीय परंपरा के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शासक था लूणकरण उसको शरण दे दिए। शरण के आए हुए कि बोला कि ठीक है मैं तुम्हारे को यहाँ पे शरण देता हूँ और तू मेरे मित्र के समान है, भाई के समान है और तू यहाँ रह सकता है। अगर तेरे को युद्ध भी करना है अपने कंधार शासकों के भाइयों के साथ तो वो भी हम कर सकते हैं, हम पूर्ण रूप से आपके सपोर्ट में रहेंगे। तो इस प्रकार की ये कह देता है। तो ये दोनों में अच्छी मित्रता हो जाती है। लगभग सारे काम ये ऐसे युद्ध करना होता है, कहीं खेल होता है, उस समय चौसा का खेल खेला जाता था, वो सभी साथ में खेलते थे। चाहे वो अपने भ्रमण करने जाते हो, शिकार करने जाते हो, सभी साथ में करते थे। तो ये बहुत ही अच्छे मित्र हो गए थे। उसके बाद ऐसा बताते हैं जब ये यहाँ पे अमीर अली खां ये कहता है, किसी लूणकरण से कहता है कि देखिए हम तो मिल लिए लेकिन हमारे शासनकाल में हमारी जो शाखा के लोग हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, वो भी अगर आपसे शासन से मिलना चाहे, आपके स्त्रियों से मिलना चाहे तो वो किस प्रकार कैसे क्या मिल के, हमने तो मिल लिया है, बहुत अच्छे से मिला, हमारी मित्रता भी अच्छी हो गई है और हमारी जो
रानियां हैं वो भी मिलना चाहती है आपकी रानियों से। तो इस प्रकार से ऐसे बताते हैं। तब ये रानियों के ऐसे बोलते हैं कि जब रावण लूणकरण किसी युद्ध में जाने के तैयारी में होता है तो युद्ध में जाने के लिए बोलता है कि उसके बाद ये कहता है कि देखिए इस समय जब हम तो चले जाएंगे, यहाँ पे केवल हमारी रानियां ही रहेगी, उस समय आप अपने कंधार से अपनी रानियों को बुला लीजिए और उस समय जब यहाँ पे दोनों रानियां आपस में मिल लेगी तो हम तो ऐसे बाहर जाएंगे। तो उस प्रकार के ऐसे डिसाइड करते हैं जिस समय सभी रानियां महल में होती है और बाकी सभी पुरुष वहाँ पे नहीं रहते सिवाय गेटमैन के। तो गेटमैन तो रहेंगे ही, वो तो पुरुष ही है। तो वहाँ पे जो ये शासक है ये सभी बाहर, पुरुष मंडली जितनी भी है सब बाहर हो जाती है। और यहाँ पे महिलाओं के रूप में ऐसे बताते हैं कि इसको जब अमीर अली खां अपनी महिलाओं को यानी रानियों को यहाँ पे मिलने के लिए बुलाता है जैसलमेर की रानियों से, तब उनके मन में ऐसा लालच आ जाते हैं। कई बार ये बताते हैं कि वहाँ के जो शासक थे वो बोले कि जब आप मिलने ही बुला रहे हो तो क्यों ना, जब वहाँ पर केवल महिलाएँ हैं जैसलमेर में, तो क्यों ना हम आक्रमण करके जीत ही ले। अब इतनी बात सुन के इसको भी लालच आ जाता है और ऐसा बताते हैं वहाँ पालकियों में, जो पालकियाँ लेके आते हैं ना महिलाओं को, जब पहले भी ऐसे बताते, पहले के ज़माने में जब रानियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं तो उनको पालकियों में ले जाया जाता है। मतलब एक तरीके से उनके एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें बैठा के उसको ले जाया जाता है। तो इसी प्रकार उस पालकियों के अंदर अट्ठे खट्टे पुरुष जो योद्धा थे उनको बैठाया गया, 2-2 3-3 और 4-4 जो उनको लेके आने वाले थे वो थे। तो इस प्रकार बहुत ही ज़्यादा संख्या में वहाँ पे पालकियों में जो सैनिक आए हुए थे वहाँ के कंधार के, वो आ गए थे। और यहाँ पे ऐसे बताते हैं कि यहाँ पे जितने भी पुरुष थे, मतलब गेटमैन वगैरह इत्यादि, द्वारपाल हम कह सकते हैं, उन सभी को मार दिया। और वहाँ पे ऐसे बताते हैं कि जब लूणकरण है इसको ये बात पता चलती है तो वो अचानक से आता है, क्योंकि ये तो वो कहते हैं ना दुश्मन वाला आक्रमण तो था नहीं, ये तो आंतरिक आक्रमण था जिसका इनको बिल्कुल भी पता नहीं था। तो जब ये इनको पता चलता है तो ऐसे बताते हैं कि लूणकरण की तो वहाँ पे मृत्यु होगी, जिससे हम केसरिया कहते हैं। क्योंकि अचानक तो, और जो इसको अर्धशाखा कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि महिलाओं को तो ये पता नहीं था। क्योंकि पहले ऐसा होता था, जब पहले युद्ध होता था तो सब कुछ पहले से पूर्व निर्धारित होता था। जब सेना हारने को आती है, राजा मर जाता है, ऐसी स्थिति होती है, तब क्या है कि वहाँ पे अग्नि प्रज्वलित की जाती थी और उसमें हवन, पूर्ण तरीके से हवन किया जाता था। उसमें फिर अग्नि, महिलाएं संपूर्ण वस्त्र पहनती है, अपने 16 श्रृंगार करती है, उसके बाद उस जौहर में कूदती है, उस अग्नि में कूदती है। तो ऐसा बताते हैं। तो इस समय तो कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, कोई युद्ध का माहौल ही नहीं था, तो अचानक हुआ था, आंतरिक युद्ध था। तो इसके बाद ऐसे बताते हैं कि ये समय मिला ही नहीं कि अग्नि प्रज्वलित की जाए, जो स्त्रियाँ हैं वो उस अग्नि में कूदे। तो यहाँ पे लूणकरण की तो मृत्यु हो जाती है और इसका पुत्र होता है मालदेव। ठीक है, मालदेव जो लूणकरण का पुत्र होता है, इसको ये सारी पता चल जाती है और अपनी सेना लेके ये अमीर अली खां के उनके सैनिकों और इनको सभी को समाप्त कर देता है। और जो महिलाएं हैं वो बच जाती है जौहर से, पुरुष तो केसरिया कर लेते हैं। और बाद में ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे जो जैसलमेर की जो तीसरा युद्ध हुआ था, तीसरा आक्रमण हुआ था, उसमें विजय होती है वो जैसलमेर की होती है। क्योंकि अंतिम रूप से मालदेव ने अपनी सेना लाकर अमीर अली खां को मार दिया था, इसकी सेना को भी समाप्त कर दिया था और महिलाओं का जौहर है यहाँ पे बच जाता है। तो आपने देखा यहाँ पे महिलाओं किस प्रकार बचती है, क्योंकि यहाँ पे बाद में मालदेव आ जाता है और इसको बचा लेता है। तो इस वजह से ये अर्धशाखा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे केसरिया हुआ, महिलाएं जौहर नहीं कर पाई थी।